तो थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी में देखो पहली अप्रोच हमने पढ़ ली थी जिसका नाम था क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। उसमें छोटी सी कहानी थी फिशर की, क्यूटीएम। तो फिशर ने मेनली ये कहा था कि लोग जो पैसा डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं, वो ट्रांजैक्टिव पर्पस के लिए करते हैं। ट्रांजैक्टिव पर्पस का मतलब हो गया नॉर्मल खरीदने बेचने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए आप मनी की डिमांड करते हो। बाकी इसका फार्मूला याद रखना था, एम वी इज इक्वल टू पी टी, जो बाद में एक्सटेंड हो गया था, और एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पी टी बन गया था, जिसमें एल एच एस था मनी सप्लाई और आर एच एस था डिमांड फॉर मनी। बाकी वो सब आपको बताइए थे क्या है। दूसरा हमने फिर पढ़ लिया था कैम्ब्रिज अप्रोच या कैश बैलेंस अप्रोच, जो 4 दोस्तों की कहानी थी कैम्ब्रिज स्कूल का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिग्यू, रॉबर्टसन और कीन्स। तो इन चारों की अप्रोच में आपको बताया था कि 2 मोटिव थे मेनली। ट्रांजैक्शन मोटिव तो था ही था खरीदने बेचने के लिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरा मोटिव क्या था, प्रिकॉशनरी मोटिव, कि भाई कई बार कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है, उसके लिए भी आप पैसा रख लेते हो। तो इनकी भी इक्वेशन याद करनी थी, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, जिसमें आपको बता दिया था कि भाई एम डी और के पी ये सब क्या है, और छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता भी दिया था कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। फिर आपने चित्र बना लिया था एक, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, जिसमें के जो था वो क्या था, स्लोप ऑफ द फंक्शन। चलो, तो बेसिकली आज हमें आखिरी अप्रोच करनी है, लेकिन वो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आज लंबा कार्यक्रम है। तो आज हमें कौन सी अप्रोच करनी है बताओ। हाँ, ये वाली दिखा देता हूँ। मैंने बताया था कि जो कीन्स महोदय थे वो बाद में अलग हो गए थे और उनकी फिर अपनी थ्योरी थी। तो कीनीजियन थ्योरी जो है वो हम आज कवर करते हैं, मतलब आखिरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। तो नए पेज पर नई मेन हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 3 करके, ठीक है। तो इसका आपको नाम लिखना है द कीनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो इसमें बहुत गहरी और लंबी चर्चा है, मतलब आज बहुत ही अच्छी बातें आपको सीखने को भी मिलेंगी, प्रैक्टिकल भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो द कीनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, कीन्स बाई की थ्योरी, इसके ब्रैकेट में लिखना। इस थ्योरी को हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसमें पहले एक छोटी सी ड्राइंग बनाते हैं, एक आदमी बनाते हैं, आदमी का नाम लिख लेते हैं जे एम कीन्स। एक किताब बनाते हैं, किताब का नाम लिखते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। और किताब का पब्लिशिंग ईयर भी लिख लेते हैं 1936, 1936, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट कर लो। तो ये सब बातें आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए बन गई इंपॉर्टेंट। किताब का नाम क्या था, किताब कब छपी थी, किताब किसने लिखी थी, तो जे एम कीन्स ने लिखी थी, 1936 में लिखी थी, और किताब का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो पूरी किताब पढ़ने का तो टाइम है नहीं अपने पास, है ना। तो इस पूरी किताब के अंदर से मनी के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट बात हमको पढ़नी है बस वो लिखेंगे। बाकी एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट के बारे में हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन मनी के बारे में कीन्स साहब ने क्या कहा वो लिखना है इस किताब के अंदर। उन्होंने मनी के बारे में क्या लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं। लिखो, people wants to hold money, people wants to hold money rather than investing in securities, inverted commas बंद। people wants to hold money rather than investing in securities। तो देखो इसमें जो क्रक्स कहा कीन्स साहब ने वो ये कहा कि लोग जो है वो पैसा होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो पैसा होल्ड करना चाहते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। तो अगर आपको कहूँ मैं कि आपको 1 करोड़ रुपए अपने हाथों में चाहिए या 1 करोड़ रुपए आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, तो आप क्या चाहते हो, मतलब कीन्स के हिसाब से आप क्या चाहते हो। मैं आपके हिसाब से नहीं पूछ रहा कि आप क्या चाहते हो, कीन्स के हिसाब से आप क्या चाहते हो हाथों में। तो कीन्स ने कहा कि लोग जो है वो पैसा होल्ड करना चाहते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। तो कीन्स के हिसाब से, बाकी तो आप कुछ भी करो, तो आप जानो, आपका काम जाने, उससे सानू की। लेकिन कीन्स भाई ने क्या बोला कि आपको पैसा कहाँ रखना है, हाथों में। मतलब ऐसा कीन्स ने अपनी किताब में मेंशन करा कि लोग हाथों में पैसा रखना चाहते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। फिर इसी के नीचे लिखा, पीपल होल्ड मनी, ब्रैकेट में इसका सिंबल भी आप लिख लो मनी का एम, किताब में इसका सिंबल दे रखा था एम। तो पीपल होल्ड मनी यानी कि एम इन कैश फॉर। तो कीन्स भाई ने बताया कि लोग जो है पैसा क्यों रखना चाहते हैं हाथ में, फॉर के आगे लिखना 3 मोटिव्स, और 3 मोटिव्स को आप हाईलाइट कर लेना। तो कीन्स ने कहा कि भाई लोग जो है पैसा 3 मोटिव्स के लिए रखना चाहते हैं। तो अब आपको ना पूरी कहानी को लिंक करना है ताकि सब चीज़ क्लियर रहे। जो आपने सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच लिखी थी उसमें कितने मोटिव थे, सिर्फ एक मोटिव था, खरीदना बेचना, ट्रांजैक्शन मोटिव, याद आ गया। फिर जो आपने कैम्ब्रिज अप्रोच लिखी थी उसमें 2 मोटिव्स हो गए थे, ट्रांजैक्शन के साथ साथ प्रिकॉशनरी मोटिव। लेकिन कीन्स क्योंकि और एडवांस था और बाद में किताब लिखी, तो उसने कहा कीन्स भाई ने कि भाई 3 मोटिव्स के लिए लोग पैसा होल्ड करते हैं। तो वो आप लिख लो 3 मोटिव्स क्या हैं, एरो डाल के। पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। दोस्त गेट बंद कर दो, और लेट कैसे आए, इतनी हिमाकत कैसे, इधर आओ आओ आओ, गेट बंद करो पहले अंदर से। दूसरा लिखो प्रिकॉशनरी मोटिव। अब बोलो सॉरी सर, आज के बाद कभी लेट नहीं आऊँगा। चलो ठीक है, अब अपने दोस्तों से दूर जाके बैठना, उधर, ठीक है।
तो पहला लिखो ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा लिखो प्रिकॉशनरी मोटिव, और तीसरा नया जुड़ गया जी स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो कीन्स भाई ने एक और ऐड कर दिया मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव तो था ही, प्रिकॉशनरी मोटिव भी पहले था ही, एक नया और ऐड कर दिया स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो इसीलिए इसकी स्टडी बड़ी हो गई। तो हमें तीनों मोटिव्स के बारे में वन बाय वन मतलब आपको कहानियां लिखवानी है। तो ऐसा करते हैं, पहले ए डालकर लिखते हैं हम ट्रांजैक्शन मोटिव। तो कीन्स के हिसाब से आपके तीन मोटिव हैं, पैसा होल्ड करने के तीन मोटिव हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ठीक है ना। तो लिखेंगे, लिखते लिखते समझते रहेंगे तीनों मोटिवों के बारे में। तो पहले ट्रांजैक्शन मोटिव में आप लिखना फर्स्ट एरो डाल के, रिलेट्स टू द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। रिलेट्स टू द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शंस फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लेना ट्रांजैक्शन को और दो शब्द हाईलाइट कर लो, एक पर्सनल और एक बिजनेस। तो ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब ये है सिंपल कि आपको खरीदना बेचना है, आप कुछ खरीदना चाहते हो तो इसीलिए आपको कैश चाहिए। लेकिन खरीदने के दो लोग हो सकते हैं। पर्सनल का मतलब कौन? इंडिविजुअल, जैसे आप और मैं, हमें सुबह ब्रेड खरीदनी है तो उसके लिए आपको 25 रुपये चाहिए अपने हाथों में, है ना, तो वो हो गया इंडिविजुअल। और हो सकता है भाई मुकेश अंबानी साहब हैं, मतलब कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसको मशीन खरीदनी है आज 5 करोड़ की, तो उसको भी पैसा चाहिए। तो मतलब ट्रांजैक्टिव या ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि भाई पैसे की आवश्यकता जो आपको ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए, लेकिन किसको चाहिए? इंडिविजुअल को भी और बिजनेस को भी। तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। सेकंड एरो, द ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस या ब्रैकेट में ट्रेड मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू इनकम मोटिव एंड बिजनेस मोटिव। तो इसमें आप ब्लॉक बना लो इनकम मोटिव को और बिजनेस या ट्रेड मोटिव को। तो ये ऊपर वाली बात को ही डिजाइनर तरीके से लिखवाया है। इनकम मोटिव मतलब किसका मोटिव? इंडिविजुअल का, कि भाई आप जो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव है इनकम मोटिव, आपको तो इनकम चाहिए, मैं ब्रेड खरीद लूँ। और कंपनी जो है, कंपनी को मशीन खरीदनी है तो उसके मोटिव को क्या नाम दे दिया? ट्रेड मोटिव या बिजनेस मोटिव। तो इंडिविजुअल के लिए कह दिया इनकम मोटिव और बिजनेस के लिए कह दिया बिजनेस मोटिव। तो ट्रांजैक्शन मोटिव को मतलब दो मोटिवों में फर्दर क्लासिफाइड कर दिया कि पैसा आपको भी चाहिए और पैसा मुकेश अंबानी साहब को भी चाहिए, मतलब कंपनी को भी चाहिए। तो समझ आ गया इतना पॉइंट? फिर उसी के नीचे नेक्स्ट एरो डाल के, बोथ द अबव मोटिव्स stressed on the requirement of individuals and businesses respectively to। तो टू के बाद जो लिखूंगा वो पूरे शब्दावली को हाईलाइट कर लेना, वो कीवर्ड्स हैं कि भाई आपको इनकम मोटिव आपको क्यों है, आपको क्यों चाहिए दक्ष भाई पैसे, या मुकेश अंबानी साहब को क्यों चाहिए पैसे। बोथ द अबव मोटिव्स स्ट्रेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस रेस्पेक्टिवली टू। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है पैसे की, आपको क्या करना पैसों का, बिना पैसों के भी तो जीवन चल रहा है। तो लिखते हैं आगे क्यों चाहिए, टू के आगे लिखते हैं कीवर्ड्स, टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बस इंसान का जीवन इसी में निकल जाएगा। टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इस लाइन का मतलब है कि भाई कीन्स भाई ने ये कहा कि आपको मनी होल्ड करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है, आज आपको जेब में पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि आपको मान लो कोई खर्चा करना है, आपके दिमाग में कोई खर्चा है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना, और मान लो आपको लगता है कि इनकम की रिसिप्ट मुझे होगी कुछ दिनों के बाद, लेट से आप खर्चा करना चाहते हो 20 अप्रैल को और इनकम आपको मिलेगी मान लो 30 अप्रैल को, तो आपको कितना टाइम गैप हो गया आपका? 10 डेज का। तो क्या आप 10 दिन तक रुक सकते हो बताओ? 10 दिन तक क्या बिना ब्रेड खाए आप रुक पाओगे? नहीं। तो इस टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए, मतलब इस टाइम गैप की भरपाई करने के लिए आपको आज हाथों में पैसा चाहिए। आज हाथों में पैसा होगा तो फिर आप आज खरीद पाओगे, नहीं तो फिर 10 दिन रुको, और वो रुक नहीं सकता, इंसान भी रुक सकता नहीं। अब आपको भी पैसा, आप बताओ जल्दी कमाना है कि आपको बोला जाए कि 50 के बाद मिलेगा तो जल्दी, तो इसका मतलब आपसे भी रुका नहीं जा रहा। तो इसका मतलब पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, मनी की जो रिक्वायरमेंट हाथों में चाहिए हमें, वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो खर्चे हम सोच रहे हैं उसमें और जो पैसा आने वाला है उसमें टाइम गैप होता है। ऐसा कीन्स कह रहे हैं, बातें मैं नहीं कर रहा, बाकी तो आप कुछ भी सोचो, लेकिन ये बातें कौन कह रहा है? कीन्स कह रहा है। समझ आ रहा है कीन्स क्या बोलना चाह रहा है? कि आप जो खर्चे आप प्लान करते हो और जो आपकी रिसिप्ट होती है इनकम की, उसके बीच में जो ये टाइम गैप है, बस इस टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए आपको अभी फिलहाल पैसा चाहिए, ये लिखा है। और दोनों को, बोथ द अबव मोटिव्स स्ट्रेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस रेस्पेक्टिवली टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो समझ आया सब बच्चों को? बिल्कुल क्लियर हो गया? तो ये सेंटेंस आपको एमसीक्यू में एग्जैक्ट सेम मिलेगा, ठीक है ना, तो आप याद रखना ये सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट एरो, कीन्स
did not consider the transaction balances as being affected by interest rates. ये भी एक अच्छी बात कही कीन्स भाई ने. कीन्स did not consider the transaction balances as being affected by interest rate. तो सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन बैलेंस होता है, ट्रांजैक्शन बैलेंस मतलब वही, आज आपकी जेब में 25 रुपए हैं और आप इसकी ब्रेड खरीदना चाहते हो मान लो, ठीक है. अब अगर आपको कोई ये बोले, आपके दोस्त ने आपको फ़ोन करा कि भाई तुझे पता है बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक अब इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, बैंक अब 25% इंटरेस्ट देगा डेली. तो क्या ये सुन के आप अपना पैसा बैंक में जमा करने भाग जाओगे? बताओ. नहीं, आपको तो 25 रुपए की क्या खरीदनी है? ब्रेड खरीदनी है ना. तो इंटरेस्ट रेट्स ने क्या आपके ट्रांजैक्शन मनी को अफेक्ट करा? नहीं करा ना. मान लो ये इंटरेस्ट रेट में और बढ़ा देता हूँ, मान लो इंटरेस्ट रेट कर देता हूँ 50% मिलेगा, लेट्स से. बैंक कह रहा है कि आज पैसे दो और शाम तक 50% इंटरेस्ट ले जाना. तो भी शायद आपकी इंटरेस्ट रेट की वजह से ट्रांजैक्शन मनी इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको तो अभी तुरंत क्या खरीदना है? ब्रेड खरीदना है, नहीं तो भूखे मर जाओगे शाम तक. तो जो ट्रांजैक्शन मनी होता है, जो ट्रांजैक्शन बैलेंस होता है, वो इंटरेस्ट रेट से प्रभावित नहीं होता, ऐसा कीन्स भाई ने कहा. तो क्लियर हो गया पॉइंट क्या कहा कीन्स भाई ने? ठीक है. तो ये हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट नहीं होगा ट्रांजैक्शन बैलेंस. उसके बाद नेक्स्ट एरो, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी is directly proportional to income levels. तो ये तो खैर आपने पहले भी पढ़ लिया था बात कि ट्रांजैक्शन मनी जो है वो इनकम लेवल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनकम ज़्यादा होगी तो आपको ट्रांजैक्शनल मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी, है ना. तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था. ठीक है. तो सनी भाई पूछ रहे हैं कि सर ऊपर वाला पॉइंट एक बार और बता दो. तो ऊपर वाला पॉइंट दोबारा से सुन लेते हैं सभी छात्र छात्राएं कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन मनी होता है या ट्रांजैक्शन बैलेंस होता है, वो पैसा इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट नहीं होगा. बैंक जितना मर्जी इंटरेस्ट दे, आप अपने ट्रांजैक्शन बैलेंस को अपने हाथ में ही रखोगे, क्योंकि आपको उस पैसे से क्या खरीदना है? ब्रेड खरीदना है. आप उसको बैंक में जमा नहीं करोगे, ये मतलब. ठीक है ना. ऐसा कीन्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी आपकी जो मर्जी करो. अच्छा, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है कि भाई आपका ट्रांजैक्शन मनी इनकम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसमें लिख लो कि कीन्स भाई ने एक फार्मूला दिया है, लिख लो जी, LR इज इक्वल टू KY. तो इसको ब्लॉक बना लेते हैं. तो ये फॉर्मूला तो रटना ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. LR इज इक्वल टू KY. LR का क्या मतलब? देख लो, LR का मतलब है डिमांड फॉर कौन सा मनी? ट्रांजैक्शन मनी. डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, कुछ भी लिख लो, दोनों बातें लिख लो. पता चला ऑप्शन में कुछ आ गया तो फिर आप छोड़कर आ गए कि सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया था एक. तो चाहे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कह लो या डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी कह लो, मतलब एक ही बात है. तो LR का मतलब है कि आपको कितना ट्रांजैक्शन मनी चाहिए, कितना. तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा? मतलब इज इक्वल टू Y का मतलब, हाँ मतलब इनकम सही सोचें, उसको अर्निंग्स कह देते हैं. तो Y का मतलब हो गया अर्निंग्स और K का मतलब मारो का. तो मैडम पीछे देखें, पीछे वाला K नहीं होगा ना भाई, ये तो उसने अपनी थ्योरी लिखी कीन्स ने. सेविंग्स नहीं, लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा. मान लो आपके पास आपकी अर्निंग लेट से 100 रुपये, आपकी अर्निंग लेट से 100 रुपये. तो क्या पूरे 100 रुपये की ब्रेड खरीदना चाहते हो? आप कितने रुपये की ब्रेड खरीदना चाहते हो? 25 रुपये की. तो आपकी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मनी क्या है? मतलब हाउ मच यू आर डिमांडिंग फॉर ट्रांजैक्शन? 25 रुपये. तो ये 25 रुपये आंसर कब आएगा? जब K की वैल्यू क्या होगी? 25%. आपका आंसर 25 रुपये कब आएगा? जब K की वैल्यू क्या होगी? 25%. तो ये K जो है बेसिकली ये डिनोट करता है कि आप अपनी अर्निंग्स में से कितना प्रपोर्शन ट्रांजैक्शन पर खर्च करना चाहते हो. तो K का मतलब हो गया प्रपोर्शन ऑफ योर अर्निंग्स विच यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन ट्रांजैक्शन, कि आप अपनी अर्निंग का कितने प्रतिशत खर्च करना चाहते हो, एक तरह से सिंपल भाषा में. तो वो लिख लेते हैं. तो K का मतलब हो गया इज द रेशियो of earnings which is kept for transaction purposes, which is kept for transaction purposes, कि भाई आप अपनी अर्निंग्स का कितना हिस्सा ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखना चाहते हो. सिंपल. तो समझ गए डेमो? तो मतलब जैसे ऐसी उदाहरण दे रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं. तो मान लो आपकी अर्निंग है 100 रुपये, ठीक है. आपकी मान लो अर्निंग है 100 रुपये और आप 25% ही ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए रखना चाहते हो. तो इसका मतलब आपकी ट्रांजैक्शन इनकम कितनी, ट्रांजैक्शन डिमांड कितनी होगी? 25 रुपये. तो समझ गए LR का क्या मतलब है? तो LR मतलब ट्रांजैक्शन के लिए आप कितने रुपए रखना चाहते हो, इज इक्वल टू KY. तो LR इज इक्वल टू KY. तो समझ गए भाई बहनों? तो Y मतलब अर्निंग, K मतलब कितने प्रतिशत अर्निंग का खर्च करना चाहते हो, तो LR मतलब खर्च करने वाली आपकी इनकम 25 रुपये. तो आप 25 रुपये खर्च करने के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए रखना चाहते हो, ट्रांजैक्शन मनी की डिमांड. अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एरो, कीन्स कंसिडर्ड the aggregate demand for money for transaction purpose
मनी फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज एज के आगे मतलब आप अंडरलाइन कर लेना चाहे बाद में, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कॉमा देयरफॉर aggregate transaction demand for money, therefore aggregate transaction demand for money is a function of national income. लास्ट वाले वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, aggregate transaction demand for money is function of national income. तो सर ये क्या है? चलो तो ध्यान से सुनना प्रियांशु भाई। तो देखो जी, आपकी अर्निंग कितनी थी, चलो पहले दोबारा से वही खेल करते हैं, आपकी अर्निंग या आपकी इनकम कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है प्रियांशु भाई। अब आप कितने % खर्च करना चाहते हो उसमें से, भाई आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप ट्रांजैक्शंस के लिए कितने रुपए रखना चाहते हो, 25%। तो इसका मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन डिमांड है या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है वो कितने रुपए हो गई, 25 रुपये हो गए। तो पहले इतना समझ आ गया भाई सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो आप। अब लेकिन देश के अंदर खाली अकेले आप तो हो नहीं, आपकी तरह बहुत सारे ढेर मार के लोग बैठे हुए हैं। तो भाई हर आदमी का मान लो कुछ ना कुछ इनकम है और हर आदमी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन डिमांड भी होगी। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मत लगाना, वो मेरी मर्जी में कुछ भी लिखूँ, ठीक है जी, लेकिन होगी तो अपनी अपनी कुछ भी किसी की कोई भी। तो अगर कीन्स ने कहा कि अगर इंडिविजुअल डिमांड ट्रांजैक्शन डिमांड वो अलग अलग हैं, तो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है बताओ देश में, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड क्या हो गई देश की, निकालो। तो कैसे निकाला आपने, टोटल सम कर दिया इंडिविजुअल का। तो यही तो कीन्स ने लिखा, पढ़ो पहला सेंटेंस कि कीन्स कंसिडर्ड एग्रीगेट डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस एज, क्या लिखा है इसके बाद, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स की डिमांड वो है ट्रांजैक्शन मनी की, तो एग्रीगेट ट्रांजैक्शन मनी की डिमांड क्या बन गई जी, कितना निकाला था आपने, 155। तो समझ गए कीन्स की पहली लाइन। और उसी को कंटिन्यू कर दिया कीन्स ने, उसने कहा कि इसीलिए एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो किसका फंक्शन हो गया, इनकम का। अब लेकिन क्योंकि इनकम भी तो फिर सबकी जुड़ेगी ना भाई बहनों, तो जब पूरे देश की इनकम जोड़ ली आपने, सबकी इनकम जोड़ ली, तो उसको क्या कह दिया, नेशनल इनकम। तो कीन्स ने बस ये बात अंग्रेजी में लिख दी कि एग्रीगेट ट्रांजैक्शन डिमांड जो है वो इंडिविजुअल का सम है। तो पहला सेंटेंस समझ गए कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल्स का सम है। और दूसरा भी उसी का कंटिन्यूएशन कि इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, नेशनल इनकम पर। तो बस ये कह रहे हैं कीन्स भाई। तो ये मतलब हो गया जी कीन्स की बातों का। लेकिन कीन्स की एक बातें जो है अभी खत्म नहीं हुई, ये तो कीन्स की कौन सी बात है, ट्रांजैक्शन मोटिव। तो ये जो इतनी लंबी गंभीर चर्चा हुई है, ये तो सिर्फ आपने अभी 25 रुपए के लिए करी है, समझ गए। आपकी अर्निंग तो वैसे कितनी है, 100, लेकिन उसमें से आप ट्रांजैक्शन के लिए कितना रखना चाहते थे, 25 रुपए। तो ये जो पूरी चर्चा हुई है अभी, ये तो आपका सिर्फ ट्रांजैक्टिव मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव है, 25 रुपए के लिए। तो समझ आ गया मैंने, ट्रांजैक्शन मोटिव सबको क्लियर हो गया। इसमें किसी को कुछ भी पूछना कहना है, बोलो जी, ओके बोलो ना, हाँ या ना। अच्छा, तो अब लिखेंगे बी, प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ये तो था सारा ट्रांजैक्शन मोटिव का लेखा जोखा। अब लिखेंगे बी, प्रिकॉशनरी मोटिव, दूसरा मोटिव। ये बहुत छोटा सा, ये तो नाम से ही क्लियर है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसमें कुछ भी अलग बात नहीं कही कीन्स ने, इसमें वही बात कही जो इसके बाकी 3 दोस्तों ने कहा था, कैम्ब्रिज वाले, प्रिकॉशनरी मोटिव। चलो ठीक है, तो अब ट्रांजैक्शन मोटिव के बाद में आऊंगा, पहले प्रिकॉशनरी मोटिव करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था इसका क्या फायदा, तो इसका बस ये फायदा आपके 3-4 नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, और क्या, नहीं तो 96 ले आना। अच्छा, प्रिकॉशनरी मोटिव, तो फायदा नुकसान कुछ नहीं, तो सब कीन्स की थ्योरी है भाई बहनों, 1936 में जो लिखी थी कीन्स भाई ने। चलो तो किसी को याद है प्रिकॉशनरी मोटिव क्या था, चलो बताओ। हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, बिल्कुल सही। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में ये था कि मान लो कुछ अचानक ऐसी दुर्घटना हो जाए, कुछ आपातकालीन स्थितियां आ जाएं, तो उसके लिए भी तो आप चाहते हो कि आपके हाथों में पैसा हो। ये थोड़ी ना बस खाली 25 रुपए लेके ब्रेड खरीदने के लिए घूम रहे हो, आपके पास कुछ पैसे किस चीज़ के लिए भी होने चाहिए, प्रिकॉशनरी मोटिव, कि अचानक मान लो कुछ इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए। तो लिख लेते हैं, तो सिंपल वही बात है, द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड अंडर precautionary motive depends on size of income, comma, prevailing economic or political conditions, comma, personal characteristics, ब्रैकेट में लिख लो, like optimism, कॉमा पेसिमिज्म, कॉमा फार साइट, उसके बाद इडनेस, EDNESS, हिंदी में कहते हैं दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस एटसेट्रा। और दूसरा एरो डाल के लिख लेना,
it is also not very sensitive, it is also not very sensitive to rate of interest। तो इसमें तो दो ही बातें लिखनी है छोटी सी, नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो हाईलाइट कर लेना, बाकी पहला पॉइंट तो आपको वैसे ही समझा दूंगा। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में तो बहुत ही छोटी छोटी दो बातें हैं कि भाई आप पैसा रखना चाहते हो अनसर्टेनिटी के लिए, है ना, ये तो बिल्कुल सेम है लास्ट क्लास का, लेकिन ये मनी की जो डिमांड है ये किन चीज़ों पर निर्भर करेगी, इस मनी की डिमांड किन चीज़ों पर निर्भर करेगी। तो आप ये बताओ पहले सभी प्यारे बच्चों, दोबारा से सुन लेना, पहली जो मनी की डिमांड थी वो मोटिव क्या था आपका, ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसमें कीन्स ने बस मुद्दे की बात ये गई कि अगर आपकी अर्निंग है 100 रुपये और आप 25% ट्रांजैक्शन के लिए रखना चाहते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन मनी की डिमांड कितनी आ गई, 25 रुपये, है ना। तो ये तो आप अपने हाथ में रखना चाहते हो, लेकिन अब आपको कुछ इमरजेंसी के लिए भी अपने पास रखना है। जैसे आप बताओ कितने रुपए रखना चाहते हो इमरजेंसी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए बताओ, 50, जैसे उन्होंने कहा 50। तो क्या सभी बच्चे 50 रुपये रखना चाहते हैं, या किसी को 100 रखने का मन कर रहा है, किसी को 1 लाख रुपए रखने का मन कर रहा है, भाई अलग अलग हो सकता है क्या या नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आप जो इमरजेंसी के लिए पैसा रखना चाहते हो वो देखो किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो देखो पहला तो लिखा है कि डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इनकम। अब मुकेश अंबानी साहब के बारे में सोचो, क्या वो भी इमरजेंसी के लिए 50 रुपए रखेंगे आपकी तरह, तो समझ गए साइज ऑफ इनकम मैटर करेगी। दूसरा प्रिवेलिंग इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशन। अब मान लो आप कोविड काल के बारे में सोचो, 2020 जब चारों तरफ भय का माहौल था, मौत के बादल मंडरा रहे थे सर के ऊपर, तो ऐसे हालातों में, मतलब वैसे हालातों में, उस तरह की इकोनॉमिक कंडीशनों में भी आप 50 रुपए ही रखना चाहते थे इमरजेंसी में, या तब आपको लगता था काश और ज्यादा हो, क्योंकि आपकी मानसिकता चेंज हो गई ना, उसमें भय के माहौल ज्यादा था, डर का माहौल ज्यादा था, तो इसका मतलब ये भी फैक्टर अफेक्ट करेगा आपकी इमरजेंसी मनी को। इसी तरह पॉलिटिकल कंडीशंस, मान लो किसी देश में पॉलिटिकल उठापटक बहुत चल रही है, लेट्स से पाकिस्तान, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप यहाँ इंडिया में हो तो आप कह रहे 50 रुपये, अगर आप मान लो किसी और देश में होते जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल की इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर शायद आप और ज्यादा पैसा इमरजेंसी के लिए अपने पास रखना चाहोगे। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कुछ लोग होते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई जीवन एक है, क्या करना, पैसा का खर्च करो, आपको कोई डर भय नहीं है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप कम रखोगे इमरजेंसी के। कोई निराशावादी है, उसको डर लगता रहता है कि पता नहीं कल भूकंप आ गया तो क्या होगा, बाइक पे जा रहे होते हैं तो सामने से पुल आता है तो देख के लगता है कि पुल अगर मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा, तो मतलब उनको हर चीज में निराशावादी सोच है मान लो, तो वो हो सकता है ज्यादा पैसे रखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको मुद्दे की बात, कि हर व्यक्ति का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक अलग है, तो वो अपने हिसाब से प्रिकॉशनरी मनी डिमांड करेगा। फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता, तो जैसे जो आपके पेरेंट्स हैं शायद उनकी फार साइटेडनेस आपसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो भविष्य को और ज्यादा सोच के चलते हैं, तो इसीलिए वो शायद और ज्यादा प्रिकॉशनरी मनी रखेंगे आपकी अपेक्षा में। फार साइटेडनेस, तो समझ आ गए पॉइंट्स, तो भाई क्लियर है, देख लो ऑनलाइन की चीज तो मतलब आप कितना इमरजेंसी के लिए पैसा रखना चाहते हो ये बहुत से फैक्टरों पर निर्भर करेगा। और दूसरा पॉइंट तो आप समझाओ मुझे, दूसरा पॉइंट आप समझाओ कि आपने अगर 50 रुपए इमरजेंसी के लिए रख रखे हैं, पेसिमिज्म मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिज्म मतलब होता है आशावादी, ठीक है, निराशावादी और आशावादी, बाकी गूगल पर सर्च करना मिल जाएगी और अच्छी बात है। तो ऑप्टिमिज्म आशावादी लोग, पेसिमिज्म निराशावादी लोग। अच्छा जी, तो बताओ अब सेकंड पॉइंट का क्या मतलब। हाँ, तो सेकंड पॉइंट का वही मतलब है अगेन कि आपने इमरजेंसी के लिए 50 रुपए रख रखे हैं मान लो, तो क्या बैंक का इंटरेस्ट रेट इसको अफेक्ट करेगा, है ना, नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको आपने तो इमरजेंसी के लिए रख रखा है ना। अब बैंक जितना मर्जी इंटरेस्ट दे, आप सोचोगे भाई मेरे को मतलब नहीं है, मुझे तो ये अपने पास रखने इमरजेंसी के लिए, है ना। तो ये भी बात कीन्स ने बताई, तो समझ आ गया। चलो, तो ये तो हो गया छोटा सा पॉइंट, प्रिकॉशनरी मोटिव। अब जो तीसरा मोटिव है वो आपको अब जड़ से हिला देगा और शायद आपको मतलब आंखों से आंसू आ जाए और आपको लगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसका नाम है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ध्यान रखना, उसका जिम्मेदार कौन है, कीन्स भाई है। ये हमें कीन्स ने नहीं बताया, रिया दीदी, तो कीन्स ने बस कहा पैसा, अब किस फॉर्म में वो हमें कीन्स भाई ने नहीं बताया, तो इसीलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। चलो, तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो है वो आप हेडिंग डालो, तो इसमें पहले लिख लो बातें, फिर समझाऊंगा मैं अच्छे से। तो पहले फर्स्ट एरो डाल के लिखना, द स्पेक्यूलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट्स people's desire to hold cash in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure सेकेंड पॉइंट पहले लिख लो, फिर दोनों एक साथ समझाता हूं। Keynes assumed that expected returns on bonds are of two types, तो टू टाइप्स के आगे आप डैश डाल लेना। तो कीन्स ने दो तरह के रिटर्न्स
मतलब माने आर ऑफ टू टाइप्स, ए इंटरेस्ट पेमेंट्स और बी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन्स। चलो ठीक है, तो ये क्योंकि थोड़ा सा नया है तो मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा मतलब आपको मुश्किल सा लगेगा, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। तो दो बातें कीन्स ने इसके अंदर मेनली कही हैं, तो दोनों बातों को समझते हैं कि भाई स्पेक्युलेटिव मोटिव का क्या मतलब है। बाकी इसमें आप हाईलाइट कर लेना, एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बस ये कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो, एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। चलो तो देखो शुरू से शुरू करते हैं ताकि पूरा लिंक बन जाएगा अब आपका। तो अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, 25 रुपये आपको किसके लिए चाहिए थे? ट्रांजेक्शन मनी, ठीक है। 50 रुपये आपने किस लिए रख लिए थे? प्रिकॉशनरी मनी। तो ये तो बात अलग हो गई है ना। अब कीन्स ने कहा कि भाई आप कुछ पैसे अपने पास और होल्ड करके रखते हो, मैं ऐसी कुछ भी लिख रहा हूं, मान लो 30 रुपये। अब आप पूछते सर ये क्यों रख रहे हैं, ब्रेड भी खरीद ली, इमरजेंसी के लिए भी पैसे रख लिए, ये क्यों रख रहे हैं? तो कीन्स ने एक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताया इंसान का कि इंसान जो है वो लालची होता है, वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखता रहता है कि आपने कुछ देखा, अरे यार यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही है, तो आपका मन करेगा चलो यहाँ खरीद लेते हैं, या आपने देखा कि ये शेयर तो बड़ा सस्ता है तो चलो शेयर खरीद लेते हैं। तो मतलब कीन्स ने बोला कि इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वो ट्रांजैक्शन के लिए, इमरजेंसी के लिए तो पैसा रख रहा है, लेकिन उसका एक तीसरा मोटिव भी होता है, और वो मोटिव क्या है? तीसरा मोटिव स्पेक्युलेटिव मोटिव। तो स्पेक्युलेशन शायद वर्ड आपने सुना है, स्पेक्युलेशन। तो स्पेक्युलेशन का भी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को आप कम दाम में खरीद कर उसको ज्यादा में बेचना चाहते हो, तो दैट इज स्पेक्युलेशन। तो कीन्स ने देखो पहला ये लिखा है कि द स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट्स पीपल्स डिजायर, आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है? टू होल्ड कैश, आप कैश रखना चाहते हो, क्यों रखना चाहते हो? इन ऑर्डर टू बी इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग कैश एक्सपेंडिचर। तो लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन सिंपल देसी भाषा में समझ लो कि ये 30 रुपये आप क्यों रखना चाहते हो अपने पास? कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आपको नजर आएगी तो आप इसको इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास रखना चाहते हो, तो ये मतलब हुआ। तो समझ आ गया पहले? तो हालांकि कीन्स ने अपनी इस थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है वो सिर्फ एक ही कही है कि आप अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे तो किस में करोगे? सिर्फ बॉन्ड में। अब बच्चा पूछता है सर बॉन्ड क्या है? तो मुझे भी अकाउंट्स वाले सर मिले थे कल शाम को, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर वो डिवेंचर्स पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, बहुत अच्छा हुआ ये तो, क्योंकि आप डिवेंचर्स पढ़ा रहे हो तो मुझे बॉन्ड समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स वाले सर ने मुझे बताया था कि कल डिवेंचर्स की क्लास में उन्होंने समझाया था कि कोई भी कंपनी किसी आदमी से जब पैसा लेती है तो बदले में उसको एक कागज़ का टुकड़ा देती है ना, और उस कागज़ के टुकड़े पर मतलब ये सब लिखा होता है कि आपको पैसे हम लौटा देंगे 5 साल बाद, और उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है, मान लो 12% पर एनम का। तो इस कागज़ के टुकड़े को क्या कह देते हैं? डिवेंचर, या घर में मम्मी प्यार से इसको बॉन्ड्स भी कहती है। तो याद आ गया जी, ऐसा अकाउंट्स वाले सर ने मुझे कल शाम को बताया था। तो बॉन्ड्स जो होते हैं, कीन्स ने बोला कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो अपना पैसा तो सिर्फ कहाँ करोगे? उसकी थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड्स। तो आपको अगर इन्वेस्ट करने अपने 30 रुपये, तो आप वो 30 रुपये, किस 30 रुपये का क्या खरीदोगे? बॉन्ड। ये कीन्स ने बोला। अब बॉन्ड्स पर आपको रिटर्न दो तरह से मिलता है, ये बात समझना, सेकंड पॉइंट। बॉन्ड्स पर आपको रिटर्न दो तरह से मिलता है। एक तो आपको पता ही है इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि भाई अब आपको हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 12% का। तो ये हो गया आपका रिटर्न नंबर 1, कि आपको बॉन्ड्स पर हर साल क्या मिलेगा? रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट। पहले इतना क्लियर हो रहा है? और दूसरा रिटर्न, वो सबसे अच्छा रिटर्न, कि आप ये भी तो एक्सपेक्ट करते हो कि आपने मान लो बॉन्ड खरीदा, आपने कितने रुपए में बॉन्ड खरीदा? ऐसी लेट से 30 रुपए में, ऐसी लिख रहा हूं कुछ भी, आपने कितने रुपए में परचेज करा? 30 रुपए में। तो आपको पता है शेयर्स की तरह, बिल्कुल जस्ट लाइक शेयर बाजार, शेयर की तरह बॉन्ड के प्राइस भी बढ़ते घटते हैं। तो आप ये भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैंने बॉन्ड आज 30 रुपए का खरीदा है, तो एक साल बाद इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया? मतलब कुछ भी सोच रहे हो आप, लेट से 45 हो गया, तो ये भी तो आपको फायदा होगा ना भाई। इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो इसका मीनिंग अगर लिखना है तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मर्जी अपने समझने के लिख लो कि भाई कैपिटल गेन का कहने का मतलब है कि मार्केट प्राइस इंक्रीजेस। तो आपने अगर कोई बॉन्ड 30 रुपए का खरीदा तो हो सकता है एक साल बाद वो 45 का हो जाए, तो वो भी तो आपके लिए एक तरह से रिटर्न हो गया ना। चलो तो पहले इतनी बात का हाँ बोलना कि भाई बहनों इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई, दोनों तरह के रिटर्न सबको क्लियर हो गए कि कीन्स ने क्या कहा। और मेन चीज आपको ये मोटिव समझ आया, स्पेक्युलेटिव मोटिव, जो कीन्स ने कहा कि आप 30 रुपए किस लिए रखना चाहते हो अपने पास? इन्वेस्ट करने के लिए, कि जैसी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप तुरंत इन्वेस्ट कर दोगे। और इन्वेस्ट कहां करोगे? सिर्फ बॉन्ड्स में, ऐसा कीन्स ने कहा। और बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स दो रूपों में मिलते हैं। क्या क्या? इंटरेस्ट मिलेगा, वो तो है ही है, साथ ही साथ अगर उसके मार्केट प्राइस बढ़ गए तो भी तो आपका फायदा ही होगा ना एक तरह से, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो क्लियर हो गए तीनों मोटिव्स पहले? तो देखो कितना अच्छा एग्जांपल बन गया कि भाई 25 रुपए आपने किस बात के लिए रखे थे? रिवाइज करवाओ एक बार फाइनली, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। 50 रुपए आपने किस बात के लिए रख लिए थे? प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। और ये 30 रुपए किस बात के लिए रख रहे हो? स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए, यानी कि इसमें आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और इन्वेस्ट करोगे। तो क्लियर हो गया इतना? चलो।